हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई बोर्ड परीक्षा 2024 का क्लास 10th का हिंदी का जो आपका बोर्ड एग्जाम 19 फरवरी को होने वाला है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका जेईई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिए। यदि आप ये सेशन को मिस कर दे रहे हैं तो बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। इसलिए इसमें हर एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं चैप्टर वाइज बताएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो आपका पद जो चैप्टर है इसका जो लेखक याद रखेगा सूरदास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक तो याद कर लिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 2018 में जेईई बोर्ड में पूछा गया है तो भैया देखना जरूरी है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो देखिए उत्तर क्या लिखे है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना की बात उनके मन में ही रह गई है। वे उसे ना कृष्ण से कह पाई और ना ही अन्य किसी से कहने में समर्थ हो सकी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेगा, वे अब तक कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में ही जीती रही, मतलब कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में ही जीती रही, किंतु उन्होंने स्वयं ना आकर तुम्हारे माध्यम से योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वे कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी। उनसे प्रेम संदेश पाने की आकांक्षा हो रही है, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर रही बची चाहना भी धरी की धरी रह गई। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की रही सही मर्यादा को भी तोड़ दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है जेईई बोर्ड 2013 में और 2017 में पूछ चुका है, तो इसलिए याद रखिएगा। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो लिखेंगे उत्तर में, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया। पहला पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ में चिपटी हुई चींटियाँ कहा है। दूसरा पॉइंट, वे अपने आप को हारिल पक्षी के समान मानती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा है। तीसरा, वे मन वचन और कर्म से कृष्ण को अपने मन में धारण किए हुए हैं। चौथा, वे कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर दिन रात सोते जागते कृष्ण नाम को ही जपती या रटती रहती है। पांचवा पॉइंट, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए 2009 में, 2011 में, 2013 में, 2015 में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। तो गोपियाँ जो है वाक चातुर्य में प्रवीण है। वे बातें बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है, इसलिए उद्धव को उनकी बातों को सुनकर ठगे से रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, निष्ठा, आत्मीयता, भावुकता एवं सहजता का भाव व्याप्त है। वे अपनी तर्कशीलता एवं प्रगल्भता से उद्धव की बोलती बंद कर देती है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, ये क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछ चुका है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के लिए क्या व्यंग निहित है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग छिपा हुआ है कि गोपियाँ दिखावे के रूप में उसकी प्रशंसा कर रही है, किंतु व्यंग रूप में यह कहना चाहती है कि तुम बड़े अभागे हो जो तुम प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके और ना ही किसी को अपना सके। तुम प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, इसलिए तुमने बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्ते से और जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई, क्योंकि जल में रहकर जिस प्रकार कमल
के पत्ते उससे प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार तेल की गगरी में पानी में डुबोने पर भी उस पर जल का एक बूंद भी नहीं टिकती है। उद्धव भी इसके समान है, जो कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में जेक में पूछा है, जेक बोर्ड में। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके और दुख वेदना से उसकी रक्षा करे। अब देखिए, इतना हमारा चैप्टर 1 का देखें। अब चैप्टर नंबर 2 का देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, इसका लेखक क्या है? तुलसीदास है। ठीक है, अब देखिए, ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला है 2011 जेक बोर्ड में पूछा गया। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले राम के स्वभाव की विशेषता हम लोग लिखेंगे। राम स्वभाव से कोमल और विनयी थे, इसलिए उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। वे व्यर्थ की बातों में ना पड़कर लक्ष्मण को समझाते भी है और परशुराम का दिल जीत लेते हैं। आगे देखिए, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता बताते हैं। तो लक्ष्मण का स्वभाव राम के विपरीत है। वे उग्र है, वीर है और साहसी। वे अपने व्यंग बाणों से परशुराम को छलनी कर देते हैं, जिस कारण परशुराम जो है भड़क उठते हैं। इसके साथ ही वे वाचाल मर्यादा का उल्लंघन करने वाला आक्रामक स्वभाव के हैं। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये 2011 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्ति लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिखेंगे, तुलसी रस सिद्ध कवि है। तुलसी का भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक अवधि है। उन्होंने भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है तथा संवाद योजना के द्वारा पत्र अनुसार कोमल, मधुर एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कलात्मक रूप में किया है। तुलसीदास ने तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखकर श्रुति माधुर्य का समावेश किया है। आपने चौपाई दोहा छंदों में रचना कर भाषा को सुगे और लोकप्रिय बनाया है और छंदों के चरणांत में वर्णों का दीर्घ या गुरु रूप में प्रयोग कर नाद सौंदर्य की बुद्धि की है। तुलसी के काव्य में अनुप्रास, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति, रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग सहजता के साथ हुआ है। उन्होंने वीर और हास्य रस के साथ ही मुहावरे, सूक्तियों और व्यंग्यात्यों का भी सुंदर प्रयोग किया है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, जो 3 नंबर जो है, ये हमारा क्वेश्चन 2014 में जेक बोर्ड में पूछा है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का कौन कौन सा तर्क दिया? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का तर्क देते हुए कहा कि यह धनुष पुराना व कमज़ोर भी है, या तो राम के छूते ही टूट गया है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वैसे तो एक पुराने और अनुपयोगी धनुष को तोड़ने में हमें क्या लाभ हो सकता है और आपका क्या हानि हो गई है? ऐसे धनुष को टूटने पर क्रोध करना ठीक नहीं है, ये तर्क दिया गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए, दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर सवैया और कवित्व जो है, इसका जो लेखक क्या देव है, इसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कवि देव के पठित कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन के किस प्रकार भिन्न है। 2013 में जेक बोर्ड में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वसंत के परंपरा वर्णन में प्रेमोदीपन के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलना, झूले झूलना, रूठना मनाना आदि। परंतु इस कविता में ऋतुराज वसंत को कामदेव के नन्हे बालक को सम्मान दिखाया गया है। इस नन्हे ने शिशु को पालने में झुलाने, बतियाने, फूलों को झिंगुला पहनाने, नज़र उतारने, जगाने आदि का काम प्रकृति के विभिन्न उपादानों द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। इसलिए यह वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन में भिन्न है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोल रहा है, जो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव के काव्यगत विशेषता बताइए। तो यहाँ पर देखिए, लिखेंगे, रीतिकालीन कवि देव मुख्य रूप से दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य था। यही उनका
कवि कर्म भी था, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में वैभव, विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे हैं। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताओं को इस प्रकार वर्णित किया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला है रीतिकालीन कवियों की भांति देव रचित काव्य में कल्पना शक्ति की मनोरम झांकियाँ देखने को मिलती है। वृक्षों का पालना, पत्तों का बिछौना, फूलों का झबला, हवा द्वारा पालने की हिलाना, चांदनी द्वारा आकाश में बना सुधा मंदिर, दही का समुद्र, दूध का झाग जैसे आंगन का फर्श, आशिक से अंबर आदि उर्वर कल्पना शक्ति को ही परिचायक है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर पठितांश में सवैया और कवि छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरस, मधुर, कोमल और संगीतात्मकता से पूरक ब्रज भाषा है। पठितांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा, व्यतिरेक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग दृष्टव्य है। देव रूप वर्णन में जहाँ अनोखे वहीं से प्रकृति चित्रण में सिद्धहस्त है। आगे देखते हैं, बोल रहा कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है। ये देखिए, आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में पूछ चुका है। तो कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति में सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण से उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, चांदनी रात की सुंदरता में कवि ने किन किन रूपों को देखा है। कवि देव की कविता के आधार पर उत्तर दी। ये भी 2015-2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता के निम्नलिखित रूपों को देखा है। यह स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में लगती है, यह दही से उमड़ते समुद्र के रूप में दिखाई देती है, यह दूध के झाग से बने फर्श के रूप में दिखाई देती है, यह स्वच्छ शुभ्र दर्पण के रूप में दिखाई देती है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए, चैप्टर नंबर हमारा 4 है। चैप्टर नंबर 4 क्या आत्मकथा। आत्मकथा में जयशंकर प्रसाद इसका लेखक है। इसमें देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कवि ने जो शख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। ये भी 2009 में, 2010 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो मिला कहाँ हुआ सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी, जिस निज सुहाग मधुमाया में। अब लिखे, कवि ने अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने का सुख देता था, जो आलिंगन में आते जाते उससे दूर भाग गया। वे मधुर चांदनी में प्रेम भरी बातें कर रहे थे, आपस में खिला खिला रहता था। उसकी प्रिया के गालों की लालिमा उषाकालीन लालिमा से भी सुंदर प्रतीत होती थी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जैक बोर्ड में ऐसा कोई खास पूछा नहीं गया है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि जहाँ उसे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा, वहीं आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बाद में जान जाएगा और स्वयं को उपहास एवं व्यंग का पात्र बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में वैसे कोई खास नहीं पूछा गया। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों के कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि इस कथन के माध्यम से कहना चाहता है कि निजी प्रेम से मधुर क्षण सबके सामने कहने के लिए नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कहानी व्यक्ति निजी संपत्ति होती है, इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कुछ लिखना आवश्यक है। वैसे भी दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सफल नहीं रह पाई। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है जेक में। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो स्मृति का पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा सबल बनाने का आशय है कि कवि अपने बीते जीवन का मधुर एवं सुखद स्मृतियों का सहारा से ही जीना चाहता है। अब देखिए, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा, जो उत्साह जो चैप्टर उत्साह और अट नहीं रही, इसमें जो लेखक है क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना है, बोल रहा पहला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की
व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? 2014 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए बोल रहा है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया, क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है और उसे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है कि उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधे में आए नव किसलियों, खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई दे रहे हैं। फूलों की सुगंध मतवाली वायु के साथ प्रसारित होकर प्रकृति में ही तन मन पर छा रही है और उनकी सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, जिससे उनके मन उमंगित हो रहे हैं और कभी इसके सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है और इसकी व्यापकता को ही देखता जा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कोई खास पूछा नहीं, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि देखिए कभी बादल के फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है और कवि इसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। अब देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो बोला इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गरजना उमल घुमल से मेल रखता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से यह धरती की तपन को हर एक शीतलता प्रदान करती है। कवि ऐसा ही गति, ऐसा ही भावना क्रांतिकारी शक्ति की आकांक्षा रखता है जिससे दुख पीड़ित जनता को सुख प्राप्त हो सके। आप देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2009, 2012, 2015, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। कवि की आंख फागुन की सुंदरता को क्यों नहीं हट रही है? तो यहाँ पर लिखेंगे कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्राकृतिक शोभा मनोहरी एवं रंग बिरंगी हो जाती है। कवि का मन उन शोभा को लगातार देखते रहना चाहता था कि इसलिए वह उसकी सुंदरता को निहारता ही रहता था, चाहकर भी वह अपनी आँखों को उस पर से हटा नहीं पाता था। आगे यदि देखते हैं ये भी क्वेश्चन वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? तो बोल रहा फागुन में वसंत ऋतु का प्रसार होने से सारा वातावरण मादकता से पूरित होती है। उसकी यह मादकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देता है। फागुन में रंग बिरंगी प्राकृतिक शोभा से मादकता छा जाती है। पेड़ पौधों की डालें नवीन पत्तों से जहाँ सुशोभित हो जाती है, वहीं के मनोहरी फूलों की सुसज्जित होकर चारों ओर पवन के झोंके के साथ उनकी सुगंध बिखेरने लगती है। पक्षियों ही क्या मानव मन भी उमंगित होकर चहकने लगता है। अब आगे देखिए बोल रहा है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इसका जो लेखक है नागा अर्जुन है। याद रखिएगा यहाँ पर तो मिसप्रिंट क्वेश्चन है। आगे देखिए ये क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा है, कवि बच्चे के दंतुरित मुस्कान में कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उत्तर, बच्चे के दंतुरित मुस्कान से कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। उसका उदास मन सुंदर कल्पनाओं से डूब जाता है। उसे लगता है कि मानो उनकी झोपड़ी में कमल के फूल खिले उठे हैं, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बांस और बबूल के पेड़ जैसे निरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफालिका के फूल झरने लगे हो। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन देखिए 2009 में, 2014 में, 2017 में पूछा है, बच्चे के मुस्कान और बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर? तो बच्चे की मुस्कान निर्मल, निश्चल और मोहक होती है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, जबकि बड़ों का मुस्कान कुटिल और बनावटीपन से पूरित होती है, इसमें स्वार्थ छिपा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन बोला है कवि के अनुसार फसल क्या है? तो ये 2009 में, 2012 में, 2013 में और 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी और सूरज की किरण, धूप, हवा की थिरकन और मानव परिश्रम का संतुलित संयोग से उपज दी है। इनमें सभी नदियों के जल का जादू समाया हुआ है। ठीक है, सभी प्रकार के मिट्टियों का गुणधर्म निहित है। सूरज की धूप और हवा के झोंके का प्रभाव समाया हुआ है। इन सब के योगदान के साथ ही किसानों और मजदूरों का भी परिश्रम इसमें जुड़ा हुआ है। इन सब के सम्मिलित होने का योगदान क्या प्रतिफल फसल है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? ये 2010 और 2018 में क्वेश्चन ये वाला पूछा है। ठीक है, तो कवि यह व्यक्त करना चाहते हैं कि फसल को उगाने में मानव के हाथों से स्नेहित बल लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके मेहनत करके फसल को उगाते हैं और बढ़ाते हैं तो ये फसल तैयार होती है। फसल का फलना फूलना किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा का है, जिसके कारण फसल बढ़कर तैयार होती है। ठीक है,
तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो लगा आपका 6 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिए। 6 चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।